जय हिंद। आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी में स्वागत है। आज हम इसके अंदर जो हमारा मध्य पाषाण काल है इसके बारे में देखेंगे। मध्य पाषाण काल में उसके जो क्या जलवायु परिवर्तन हुए, संस्कृति क्या है, उसके अंदर क्या क्या अवशेष हमने खोजा, हमारे इतिहासकारों ने कौन कौन से अवशेष खोजे, बाद में इसके सारांश क्या निकलते हैं, उनसे हमें क्या क्या पता चलता है। हमारी जो सीरीज चल रही थी प्राचीन भारत की इतिहास की जो सीरीज थी, वो सीरीज के अंदर हमने 8 जो सीरीज हमारी हो गई है कंप्लीट। अब ये 9वीं सीरीज है। इससे पहले हमारा जो पूरा पाषाण काल है उसको बारे में देखा था। अब यह है जो मध्य पाषाण काल। तो इसके अंदर देखें कि भारत के जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं आज मध्य पाषाण कालीन भारत। तो मध्य पाषाण कालीन भारत के अंदर हम देखेंगे कि वातावरण की मध्यकालीन जो पाषाण काल है, यहाँ पर क्या होता है कि इस समय जलवायु परिवर्तन होने लगता है और ये जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण बनता है। फिर संस्कृति की अलग प्रकार की संस्कृति उत्पन्न होती है। शाक से कौन कौन से शाक से प्राप्त हुए, तो देखते हैं कि मध्य पाषाण कालीन भारत, इसके अंदर वातावरण कि जैसे ही मध्य पाषाण काल जब आरंभ होता है, यानी कि पूर्व पाषाण काल जाता है और मध्य पाषाण काल आता है, तो इस समय क्या होता है कि जलवायु में परिवर्तन होने लगता है। तो जलवायु में जो परिवर्तन होता है तो वो लगभग होता है 8,000 ईस्वी पूर्व एक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन जो कि ये परिवर्तन हुआ ना, जलवायु परिवर्तन, ये परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर होता है और विश्व के अंदर भारत भी है, तो भारत में भी जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये जलवायु परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन मुख्य रूप से होता है कि 2 शुष्क दौर आते हैं, कि 2 ऐसे दौर आते हैं जो सूखा होते हैं, शुष्क दौर आते हैं। अब इस शुष्क जब दौर आते हैं तो यहाँ पर गर्म हवाएं चलने लगती है, गर्म हवाएं चलती है। दो बार शुष्क दौर आते हैं जिसके अंदर गर्म हवाएं चलती है। जब ये गर्म हवाएं चलती है तो इनसे कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। पहले हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में जो लोग हैं, मानव है, ये उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे, लेकिन जैसे ही शुष्क दौर आया तो इस भारत के अंदर जो जनसंख्या थी उसके अंदर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। इस शुष्क दौर से कि जो जल स्रोत थे जो सामान्य रूप से उपलब्ध थे वो सूख गए, और जिसके कारण क्या हुआ कि जो उत्तर पश्चिम भारत है, यानी जो सिंधु घाटी है, यहाँ पर जो उस समय प्राचीन मानव थे, वो मानव क्या हुआ कि वहाँ पर जब जल सूखने लगा तो वहाँ से जीव जंतु जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में वहाँ पर जंगल समाप्त हो गए, वहाँ पर रेगिस्तान के रूप में बदलने लगा। तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत या मध्य भारत की ओर आने लग गए, और कुछ जो पूर्वी भारत है, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की ओर जो ये मानव जाने लगे। इससे एक तो इस शुष्क दौर से ये परिवर्तन होने लगा। फिर जो समय के साथ साथ जब मानव थोड़ा सजग हुआ तो वो अपने अनुकूलन के हिसाब से रहने लगा, कि उसे जहाँ पर जल की कमी महसूस हुई तो वो जहाँ पर जल के स्रोत थे वहाँ पर जाने लग गया। जहाँ पर उनको खाद्य सामग्री या कहे जानवर कम थे शिकार करने के लिए, तो वो उन क्षेत्रों पर जाने लग गए जहाँ पर जानवर बहुत अधिक मात्रा में थे। साथ ही इसके अलावा कि जब गर्म जलवायु चलने लगी तो उन्होंने अपने लिए कुछ घर या गुफाओं में रहने लग गए हो। तो इस प्रकार इन्होंने अपने अनुकूल, अपने सुविधा के अनुसार भी ये रहने लग गए। फिर देखते हैं कि मानव संस्कृति की मध्य पाषाण कालीन भारत के अंदर जो संस्कृति थी मानव की, तो वो किस प्रकार थी। तो इस समय क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल आते आते भारत के अंदर के जो ये मानव थे उस समय के, तो उनकी जो संख्या है ना, जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक हो गई, यहाँ कहे कि बढ़ गई, कि जितने जंगल थे या कहे कि जितने संसाधन थे उनकी अपेक्षा ये बढ़ने लगे। तो क्या हुआ कि जब
जनसंख्या बढ़ी, जब संख्या बढ़ी तो वो संख्या ना जो अपना एक कुछ समूह बनाने लग गई कि एक सदस्य था उसका एक समूह बन गया, फिर समूह छोटे छोटे समुदायों में बंटने लगा कि मानव संख्या बढ़ी तो फिर परिणाम स्वरूप समुदायों में बनने लगे कि एक समुदाय अलग हो गया, दूसरा समुदाय अलग हो गया, तीसरा समुदाय अलग हो गया। तो एक ये मध्य पाषाण काल में एक प्रमुख विशेषता ये रही। और फिर जैसे कि इनके अलावा कि मध्य पाषाण काल में है ना जो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास, कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास, तो ये प्रक्षेपास्त्र तकनीकी थी ना ये एक महान क्रांति थी, एक आविष्कार था। अब इसके अंदर जैसे कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक के अंदर जैसे कि तीर कमान, जो तीरबाज होता है तीर कमान, तो उनका प्रयोग किया जाने लगा, उनका विकास किया गया तो जो शिकार करने में आसानी हुई, तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। तो इसके अंदर जो प्रमुख है वो हमारा तीर कमान का विकास, जो तीर कमान होते हैं ना उनका विकास, जो कि अभी कुछ जो कि सदी पहले तक ये आरंभ था, विद्यमान था, और आज भी कई जनजाति समूह द्वारा इस तीर कमान का प्रयोग किया जाता है अपने शिकार के लिए। तो लेकिन उस समय जो ये तीर कमान का विकास हुआ तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य था कि पहला जो प्रमुख उद्देश्य था वो तो शिकार करना, लेकिन जो दूसरा एक उद्देश्य था कि जो तीर थी उसकी जो नोक थी उनका प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए भी किया जाता था। घरेलू कार्य जैसे कि मांस का चीरना फाड़ना वगैरह इसके लिए किया जाता था। अब इसके बाद में देखें कि हमको है ना जो मध्य पाषाण काल भारत है तो इसके बारे में हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ एक खोजी हमने की, हमारे जो इतिहासकार उन्होंने खोजे की। तो हम उन खोजे के बारे में देखते हैं कि इनसे एक प्रमुख खोज है जैसे कि मध्य प्रदेश है। तो इस मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है आदमगढ़, और राजस्थान है तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है नागौर। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान में नागौर जिला है। तो ये जो जिले हैं इनके अंदर एक समुदाय रहता है, एक लोगों का समूह रहता है, एक समूह हमारे इतिहासकारों ने खोजा। आदमगढ़ और नागौर में एक समूह की खोज हमारे इतिहासकारों ने की, और ये समूह है, इस समूह को इतिहासकारों ने कहा कि ये समूह ना जो कि मध्य पाषाण कालीन है, कि ये मध्य पाषाण कालीन से संबंध रखता है, ये हमारे इतिहासकारों ने खोज की। इनके अलावा कि एक बागोर एक स्थान है, एक पुरातात्विक जगह है ना, पुरानी जगह है बागोर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बागोर है ना, यहाँ पर हमको आवास के स्थल मिले जो ये मध्य पाषाण कालीन है ना इसके आवास के स्थल मिले। अब जो यहाँ पर बागोर में जो मध्यकालीन आवास के स्थल मिले तो इनके अंदर कुछ हमको देखने के मिली कि ये एक तो मध्यकालीन थे बागोर का आवास स्थल, और इस स्थल में जो परस होती है उस परस को बनाने के लिए दूर दूर से पत्थर लाए गए और उस परस को बनाया गया, जो नीचे की परस होती है उसको बनाया गया। इसके साथ ही कि ये परस बना दी गई, परस बनाने के बाद हवा जो गर्म हवा चलती थी उसको रोकने के लिए यहाँ पर है ना जो पर्दे भी बनाए गए ताकि हवा न लगे। तो ये पहला देखने को मिलता है हमको ऐसा साक्ष्य। फिर जैसे कि गंगा द्रोणी है, यानी कि गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियाँ है तो मिलकर हो जाती है गंगा द्रोणी। अब इस गंगा नदी के क्षेत्र में क्या होता है कि हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे कि जो उस समय के नर कंकाल थे, नर यानी कि जो कंकाल थे नर, तो वो नर कंकालों के नर जो कंकाल है इनको दफन किया गया था। इनको क्या किया गया? दफन किया गया था। जो शरीर था उसको दफन किया गया था, तो उसको हमको बहुत सारे अलग अलग जगह से अवशेष मिलते हैं। इनके अलावा जो गंगा द्रोणी है, गंगा नदी है, इसके आसपास के इलाकों में हमको ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ का जो मध्य पाषाण के लोग थे वो वहाँ पर झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लग गए थे, झोंपड़ियों के, यानी कि हमें अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, यहाँ पर जो शैलाश्रय यानी कि जहाँ पर रुका जाता था, ये रुकते थे। इनके अलावा जो अनेक गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर हमको मध्य पाषाण कालीन भारत है, इसके जो सदस्य लोग थे
है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन जो मध्य पाषाण के लोग थे इन्होंने चित्र बनाए। तो ये चित्र गुफाओं में हमको मिलते हैं। तो इन चित्रों में कौन कौन से चित्र थे कि जैसे कि शिकार, कि किस प्रकार शिकार किया जाता है, किस प्रकार कौन कौन से हथियारों के द्वारा शिकार, कौन कौन से जानवरों के शिकार किया जाता था। तो इससे हमें चित्र बनते हैं। इसके अलावा उन गुफाओं में नृत्य करते हुए लोगों के भी चित्र हैं, उनके अंदर महिला भी हो सकती है, नृत्य करते हुए लोगों के चित्र हैं। फिर होता है युद्ध, कि उन चित्रों में ऐसे चित्र भी है जो कि हमें प्रतीत होता है कि ये किसी युद्ध की नीति बना रहे थे। कि जैसे ही समूह बने तो समूह क्या होता है कि एक समूह दूसरे समूह से नफरत करने लग जाता है, तो वो अपने आप में ऐसी दशा बन जाती है कि एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है। तो ठीक प्रकार एक समूह दूसरे समूह को समाप्त करने के लिए जो मानव था वो एक समूह दूसरे समूह को हराने के लिए, या कहें कि उनके संसाधनों पर अधिकार करने के लिए इन्होंने आपस में युद्ध भी किया। इन्होंने क्या किया, आपस में युद्ध भी किया। तो इन सभी को देखने पर जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने अनुमान लगाया कि इनको पता चला कि जब मध्य पाषाण काल भारत आया तो यहाँ पर कुछ, जैसे कि यहाँ पर नई नई तकनीकों का विकास होने लगा। कि मध्य पाषाण कालीन भारत में जो एक प्रमुख विकास हुआ कि वो तकनीक है, जैसे कि तीर बाण बनाना, ऐसी अनेक तकनीकों का प्रयोग किया। इस समय जो औजार थे, प्रमुख पत्थर थे, पत्थरों की घिसाई की जाती थी, उसके नकुले किया जाता था, फिर घिसाई की जाती थी। इनके अलावा कि 8000 ईसु पूर्व, 8000 हमको मध्य पाषाण काल में 8000 ईसु पूर्व ऐसे घर और चूल्हे मिले हैं जो आज के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब है उनके घर और चूल्हे वैसे ही हैं जैसे कि 8000 ईसवी पूर्व मध्य पाषाण कालीन जो समूह था, जो लोग थे, जो सदस्य थे, उनके थे। इनके अलावा जो ये मध्य पाषाण कालीन जो लोग थे ये पशुओं को पालतू बना लिए थे, जो जानवर थे उनको पालने लग गए थे। इनके अलावा जो इन्होंने आपस में युद्ध भी प्रारंभ कर दिया। तो हमने इसको जानने का प्रयास किया। अब जो ये मध्य पाषाण कालीन भारत को हमने देखा, जो हम अगला जो हमारी सीरीज है, सीरीज नंबर 10 है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि नवपाषाण काल। तो ये है ना, जो ये नवपाषाण काल आते आते जो आग इतिहास का प्रारंभ हो जाता है, आग इतिहास का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो फिर मिलते हैं। तो हम नहीं कहेंगे कि आप इसे कैसा लगा, लेकिन आप बता दो कि क्या कमी रही जिसको हम सुधार सकें।